हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्यूरेटिव फिजियो। इस वीडियो में हम आज करने वाले हैं एएमयू बीएससी नर्सिंग केमिस्ट्री की पीवाईक्यू। इससे पहली वाली वीडियो में मैंने बीएससी नर्सिंग बायोलॉजी के पीवाईक्यू एंड पैरामेडिकल की फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के पीवाईक्यू ऑलरेडी करा चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जाके देख लें उसको, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्वेश्चंस किस किस लेवल के आते हैं एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले हम करेंगे 11th क्लास की पीवाईक्यू, जिसमें कि सबसे पहला चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड फर्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ नोडल प्लेन इन द पी एक्स ऑर्बिटल इज। तो हमें नोडल प्लेन बतानी है किसमें, पी एक्स ऑर्बिटल में। तो नोडल प्लेन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो पी सब सेल है ये हमारा। अब पी सब सेल में हम क्या करेंगे, एल की वैल्यू देखते हैं निकाल कर। किसकी, एल की। तो पी के लिए एल की वैल्यू कितनी निकल के आती है, एस पी डी एफ 0 1 2 3। तो एल की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आती है, 1। तो पी की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, एल के लिए 1 निकल के आएगी। एल के लिए कितनी निकल के आएगी, 1। और 1 की एम की वैल्यू कितनी होती है, 3 वैल्यू होती है। एक होती है -1, एक होती है 0 और एक होती है +1। ठीक है, ये हो गई हमारी कितनी, एम की वैल्यू। -1, 0 और +1, 3 वैल्यू निकल आई। अब -1 किस पे होती है, ये होती है पी वाई पर। और 0 किस पे होती है, पी जेड पर। एंड +1 किस पे होती है, पी एक्स पर। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि जो पी एक्स होता है उस पर कितनी आती है, नोडल प्लेन की वैल्यू 1 आती है। तो कितनी आती है, 1। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए। समझ में आया, हमने क्या करा है कि पहले हम P के लिए L की वैल्यू निकालेंगे, P के लिए L की वैल्यू, और P के लिए L की वैल्यू कितनी निकल के आती है, 1 निकल के आती है। फिर उसमें हम देखते हैं M की वैल्यू। M की वैल्यू पर अगर आप M से ना निकालना चाहें, डायरेक्ट L से निकालना चाहें, तो ऐसे भी ये 1 डायरेक्ट निकल के आ रहा है। हम ऐसे भी कर सकते हैं, पर हमें X के लिए निकालनी है तो हम ये कहेंगे -1, 0 और +1। ठीक है, तो P -1 किसके लिए होती है, पी वाई के लिए होती है। और जेड किसके लिए होती है, 0 के लिए होती है। और पी एक्स के लिए कितनी होती है, +1 होती है। तो दैट आंसर इज 1। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम से बस 2021 में ही क्वेश्चन आया है। इसके अलावा अभी तक एक क्वेश्चन 22, 23, 24 में नहीं पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर है, जिसमें हम पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीनियर स्ट्रक्चर। अब हमें लीनियर स्ट्रक्चर बताना है। तो सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि O2 का कौन सा स्ट्रक्चर होगा। तो यहाँ पे जो O2 होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है लीनियर स्ट्रक्चर। तो O2 को हम क्या बनाते हैं, डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। तो O पे कितने लोन पेयर होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। और इस वाले ऑक्सीजन पे भी 6 कार्बन होंगे, लोन पेयर होंगे। H2O का कितना निकल के आता है हमारा स्ट्रक्चर, बेंट। और SO2 का कितना निकल के आता है, वी शेप। और N2O का जब हम निकालते हैं तो इसका भी कितना आता है हमारा, लीनियर स्ट्रक्चर आता है, लीनियर स्ट्रक्चर। और हम इसका निकाल के देखते हैं तो कितना आएगा, यहाँ पे 4 लोन पेयर आएंगे, 1 2 3 4। यहाँ पर भी 1 2 3 4, इसको रख। ठीक है, लीनियर स्ट्रक्चर। N2O कितना आता है, लीनियर स्ट्रक्चर। जब हम इसका बना के देखते हैं स्ट्रक्चर तो कैसे बनता है, N डबल बॉन्ड O। ठीक है, इस वाले N के पास कितने लोन पेयर आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। और इसके पास कितने आते हैं, 4, 1 2 3 4। तो जो सेंट्रल एटम है उसके पास तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक भी लोन पेयर नहीं है। तो इसीलिए सेंटर जो एलिमेंट है उसके पास एक भी लोन पेयर नहीं है। तो इसीलिए इसका आंसर मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या हो जाएगा, N2O। क्या हो जाएगा, N2O इज करेक्ट आंसर। हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एस एटम इन द S2SO4 S2SO3। हम निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन किससे निकलती है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड से निकलती है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर से निकलती है। ठीक है, लोन पेयर। और जब हम S2SO3 का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कैसा बनता है, SOH OH और डबल बॉन्ड O। ठीक है, और लोन पेयर कैसे बनेगा, एक
लोन पेयर यहाँ आ जाता है। ये होता है हमारा S2SO3 का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड है और प्लस के एक लोन पेयर कितना, 1 है। तो हमारे जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4 हो गए। तो 4 हो गए तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन कितनी हो जाएगी, sp3 कितनी हो जाएगी, sp3। तो हम क्या करते हैं, पहले जब इसका स्ट्रक्चर बना के देखते हैं S2SO3 का, हमने S2SO3 का स्ट्रक्चर बनाया, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं कि नंबर हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस की नंबर ऑफ लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 3 और लोन पेयर कितना है, 1। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 4 और 4 पे हमारी जो हाइब्रिडाइजेशन आती है वो कितनी आती है, sp3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए sp3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, स्टेट्स ऑफ मैटर। तो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर से भी बस 2021 में क्वेश्चन आया है, इसके बाद एक भी क्वेश्चन इससे नहीं पूछा गया है। अब करते हैं हम स्टेट्स ऑफ मैटर के। आउट ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस आर्गन, क्लोरीन और CCl4 HNO3 विच हैज द लार्जेस्ट डाइपोल फोर्स। तो किसके अंदर सबसे ज़्यादा डाइपोल फोर्स होती है, एक तो डाइपोल फोर्स जो होती है पोलर मॉलिक्यूल के बीच में होती है, पोलर मॉलिक्यूल के बीच में डाइपोल फोर्स इज प्रेजेंट। डाइपोल किसके बीच में प्रेजेंट रहती है, पोलर मॉलिक्यूल के बीच में। अब हमें इसमें से फाइंड करना है कि कौन सा जो सब्सटेंस है और एलिमेंट है वो कंपाउंड है, पोलर है। तो देखते हैं हम। अब सबसे पहले हम बात करते हैं आर्गन। आर्गन क्या है, एक नोबल गैस है। क्या है, नोबल गैस। और जो नोबल गैस होती है वो हमारी क्या होती है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। क्या होती है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होती हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। अब CCl2 की बात करें, CCl2 हमारा क्या है, एक डायटोमिक है, डायटोमिक है। और क्या होते हैं, जो डायटोमिक एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। अब CCl4 क्या है, CCl4 हम देखते हैं, CCl4 क्या है, एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। और जिसकी वजह से जो इस पे जो डाइपोल CCl4 पर जो डाइपोल मूवमेंट आता है वो कितना आता है, सी क्लोरीन और क्लोरीन। इस पे जो डाइपोल मूवमेंट, नेट डाइपोल मूवमेंट कितना आता है, 0। तो इसी की वजह से कितना हो जाता है हमारा नॉन पोलर मॉलिक्यूल। डाइपोल मूवमेंट, नेट डाइपोल मूवमेंट कितना आता है, इस पे 0 आता है और सिमेट्रिकल मूवमेंट है। तो इस वजह से ये हमारा एलिमेंट जो सब्सटेंस होता है वो क्या होता है, कंपाउंड जो होता है हमारा वो क्या, नॉन पोलर होता है, नॉन पोलर। अब HNO3 की बात करें, HNO3 में क्या है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। HNO3 एक इसमें जो N है एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है। और इसमें जो हमारा कंपाउंड है वो क्या है, एक असिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। क्या है, असिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। तो इसकी वजह से जो हमारा डाइपोल डाइपोल मूवमेंट फोर्स है वो HNO3 में शो करेगा। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। समझ में आया। जो आर्गन नोबल गैस क्या होते हैं, नोबल गैस हमारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं। CCl2 जो हमारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। CCl4 में हम क्या नहीं देखा कि एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है और क्या है, डाइपोल मूवमेंट, नेट डाइपोल मूवमेंट कितना आता है, 0 आता है। HNO3 में क्या है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और एक असिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। जब असिमेट्रिकल मॉलिक्यूल जो होते हैं हमारे डाइपोल फोर्स को शो करते हैं, इसीलिए इसका आंसर क्या होता है, ऑप्शन सी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब हम करते हैं इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस। तो इसमें पहले हमें दे रखा है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बिटवीन HCl एंड NaOH इन 13.7 किलो केल्विन एंड बिटवीन HCl एंड NaOH कितनी देर के, -3000 केल्विन एट 25 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज द हीट ऑफ आयोनाइजेशन। तो हमें लिख लेते हैं कि हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन दे रखी है किस किस की, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन किस किस की दे रखी है, HCl एंड NaOH कितनी दे रखी है, -13.7 किलो केल्विन। और HCl एंड NaOH में दे रखी है हमारी, वो दे रखी है -3000 केल्विन। और जब हम इसको कैलोरी, और जब हम इसको किलो केल्विन में चेंज करेंगे, किलो कैलोरी में, तो कितने 3 किलो कैलोरी।
और जब हमें हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन दे रखी हो तो हमें हीट ऑफ आयोनाइजेशन निकालनी होगी SCN की। तो हम क्या करेंगे, हीट ऑफ आयोनाइजेशन, हीट ऑफ आयोनाइजेशन। तो हम क्या करेंगे, HCl और NaOH में से क्या कर देंगे, जो -3 किलो कैलोरी है उसको माइनस कर देंगे, -13.7 माइनस और -3 किलो कैलोरी। जब हम इसको माइनस करेंगे, -13.7 प्लस 3 किलो कैलोरी, तो इसका आंसर कितना निकल के आया था, -10.7 निकल के आता है इसका किलो कैलोरी में। ठीक है, जब हम हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन को माइनस करते हैं तो हमारी निकल के क्या आती है, हीट ऑफ आयोनाइजेशन निकल कर आती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, -10.7 किलो कैलोरी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। H3BO3 इज द, तो H3BO3 हमारा एक जो होता है, क्या होता है, मोनोबेसिक एसिड, डाइबेसिक एसिड, ट्राइबेसिक एसिड, न्यूट्रल इन सोल्यूशन। तो इसका आंसर होता है ऑप्शन ए, मोनोबेसिक एसिड। जो H3BO3 होता है हमारा एक मोनोबेसिक एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ फॉर द कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला Cl2, Br, Cl, F और आयोडीन इज। तो हमें क्या दे रखा है, एक स्ट्रक्चर दे रखा है, हम बनाते हैं इसका स्ट्रक्चर, डबल बॉन्ड ब्रोमीन और क्लोरीन और फ्लोरीन और आयोडीन, एक स्ट्रक्चर दे रखा है। ठीक है, तो हमें क्या बताना है इसमें, नंबर ऑफ आइसोमर। तो ये पहला बताइए मॉलिक्यूलर क्या कौन सी आइसोमर्स को शो कर रहा है। तो सबसे पहले ये जो आइसोमर है ये सबसे पहले शो कर रहा है ज्योमेट्रिकल आइसोमर, जो कि रोटेशनल मूवमेंट होता है अराउंड द डबल कार्बन डबल बॉन्ड। रोटेशनल मूवमेंट्स होता है किसके बीच में, रोटेशनल मूवमेंट होता है कार्बन डबल बॉन्ड के बीच में। ठीक है, जब हम इसकी इन स्ट्रक्चर को बना के देखते हैं, इसकी आइसोमेरिज्म बना के देखते हैं, तो सबसे पहले हम बनाते हैं कार्बन डबल बॉन्ड फ्लोरीन, एक साइड फ्लोरीन आ जाएगी और एक साइड हम करते हैं क्लोरीन और एक साइड करते हैं ब्रोमीन और आयोडीन। अब हम इसके रेस्पेक्ट में पोजीशन को चेंज करते हैं। अब हम क्या करेंगे कि ब्रोमीन को ले जाएंगे ऊपर नीचे और आयोडीन को ले जाएंगे ऊपर। तो हम क्या करते हैं, डबल बॉन्ड फ्लोरीन और आयोडीन को सेम रहने देते हैं। अभी एक आइसोमर ये हो जाएगी हमारी। अब हम क्या करें, एक आइसोमर ये हो गई, दो आइसोमर हो गई। अब हम दूसरी निकालते हैं, थर्ड। अब हम करते हैं ब्रोमीन और क्लोरीन की पोजीशन को चेंज करते हैं, फ्लोरीन और यहाँ ले आते हैं हम ब्रोमीन और यहाँ ले आते हैं हम क्लोरीन और आयोडीन, एक स्ट्रक्चर ये हो गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि आयोडीन और क्लोरीन की स्ट्रक्चर को चेंज कर देंगे, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन और क्लोरीन, एक स्ट्रक्चर ये हो गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि फ्लोरीन और आयोडीन के स्ट्रक्चर को चेंज करा। पहले हमने क्या रखा है, ब्रोमीन और क्लोरीन को आपस में एक्सचेंज करा है। अब हम करेंगे फ्लोरीन और आयोडीन, कार्बन डबल बॉन्ड फ्लोरीन, हम ले आएंगे यहाँ पर आयोडीन, फ्लोरीन और पहले हमारा यहाँ पर क्या था आयोडीन, यहाँ कर देंगे फ्लोरीन और एक हो जाएगा हमारा क्लोरीन। तो इस तरह से जब हम निकाल के देखते हैं सब स्ट्रक्चर को, तो इसकी जो निकल के आती है 6 आइसोमर निकल के आती है। कितनी निकल के आती है, 6 आइसोमर निकल के आती है। एक बार आप मैंने 4 बना दी है, 2 आप घर पर ट्राई करना। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर को देखते हैं। द नंबर ऑफ आइसोमर ऑफ C6H14 इज। तो C6H14 में हम कितनी आइसोमर निकलती है, तो हम देखते हैं कि इसमें कोई डबल बॉन्ड है। तो जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं इसका C6H14 का 1 2 3 4 5 6, और हम जब हाइड्रोजन काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो इसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है। जब हम जब आइसोमर निकालते हैं कि आइसोमर क्या होते हैं कि जिसका सेम स्ट्रक्चर होता है, डिफरेंट फॉर्मूला होता है, तो हम क्या करेंगे कि कार्बन की जो पोजीशन है इसको चेंज करेंगे। अब एक लीनियर चेंज है, अब हम कार्बन की पोजीशन को चेंज करते हैं। एक बार क्या करते हैं, एक चेन बनाते हैं 1 2
3 4 5, एक ही हो गई आइसोमेरिज्म। इसी कार्बन की जो चेन बनाई है हम इसको इधर ले जाएंगे, 1 2 3 4 5, एक आइसोमेरिज्म ये हो गई। अगर हम इसी कार्बन को इस साइड ले जाएंगे तो इन दोनों का नेम सेम हो जाएगा। जब हम इसका नाम लिखते हैं तो वो कितना आता है, इस वाले का, सेकंड वाले का, वो आता है 2 मिथाइल मैथ एथ प्रोब्यूट पेंट हेक्सेन। 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 कार्बन है, पेंटेन नाम आएगा। और इस वाले का नाम लिखेंगे तो हम ये लिखेंगे 3 मिथाइल पेंटेन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हमने एक एक बार चेन बना ली, अब हम क्या करेंगे कि 2 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4, एक बार अलग अलग कार्बन पे लिखेंगे 1 2, और एक ही बार क्या लिखेंगे, एक ही कार्बन पे 2 चेन लगा देंगे, तो 1 2 3 4। इससे ज़्यादा इसकी आइसोमेरिज्म शो नहीं हो पाएंगे। तो जब हम काउंट करते हैं तो कितनी आइसोमेरिज्म आती है, 1 2 3 4 5 आइसोमेरिज्म आती है। तो इसका आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द IUPAC नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड इज। तो हमें IUPAC नेम बताना है। इसमें पहले देखते हैं इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है या नहीं है। तो इसमें एक एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप दे रखा है, तो हम काउंटिंग क्या करते हैं, वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो हम काउंटिंग क्या करेंगे, रुकिए 2 मिनट, तो हम काउंटिंग क्या करते हैं, 1 यहाँ पे आ जाएगा हमारा OH पर, 1 यहाँ आ गया हमारा। अब हम सोचते हैं कि यहाँ पर जाएगा हमारा 2 या यहाँ पर जाएगा 2। तो सबसे ज़्यादा मिथाइल कहाँ लगे हुए हैं, इस वाली चेन पे, इस वाले 1 2 3 3 थर्ड कार्बन पे सबसे ज़्यादा मिथाइल लगे हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, अपनी जो काउंटिंग होगी यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2 3, जितनी ज़्यादा चेन होगी वहाँ से हम क्या करते हैं, काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 3 3 3 6 ट्राई मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल। और जब हम OH को फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी देते हैं तो उसका क्या नाम होता है, ऑल। OH का नाम क्या होता है, ऑल। तो 336 ट्राई मिथाइल हेक्सेनॉल, 336 ट्राई मिथाइल हेक्सेनॉल इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। समझ में आ गया। हम क्या करते हैं, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देते हैं। अगर कोई चेन होगी, चेन में लॉन्गेस्ट कार्बन होंगे या लॉन्गेस्ट चेन होगी, उसको प्रायोरिटी देते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिकल इज द मोस्ट स्टेबल। तो रेडिकल में मोस्ट स्टेबल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो स्टेबिलिटी होती है, स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इंक्रीज विद नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप, इंक्रीज विद नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप। तो पहला वाला देखते हैं हम, एक रेडिकल ये है, इस पर कितने मिथाइल लगे हुए हैं, 3, CH3 और CH3। अब हम दूसरा वाला देखें तो उस पर एक ही मिथाइल है, CH3। और थर्ड वाले में देखें तो कोई एक ही है, 3 मिथाइल। और इसमें देखें तो CH2 और CH2। तो सबसे ज़्यादा मिथाइल इस वाले पे है, सबसे ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन ये शो कर रहा है। फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा कौन सा कर रहा है, ए वाला, 3 डिग्री मिथाइल वाला, 3 डिग्री मिथाइल, फिर 2 डिग्री मिथाइल, फिर 1 डिग्री मिथाइल, और फिर मिथाइल ओनली, 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री। इस तरह से हमारी स्टेबिलिटी होती है, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। और स्टेबिलिटी जो होती है नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप पे, जितने ज़्यादा मतलब अल्फा कार्बन होंगे हमारे पास, उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। अब हम करते हैं हाइड्रोकार्बन के क्वेश्चंस। C3H10 plus Cl2, C3H7Cl plus HCl इज ए एग्जाम्पल ऑफ। तो कौन सी रिएक्शन है, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है, एलिमिनेशन रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन है, या रीअरेंजमेंट रिएक्शन है। तो हम ये देखते हैं कि इसमें क्या हुआ है कि एक H को हटाकर एक Cl लगा दिया, यहाँ पे H7 हो गया और क्लोरीन ऐड हो गया है। मतलब हम किसी चीज़ को सब्सटीट्यूट करके ऐड करते हैं तो उसका नाम क्या होता है, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, एथिल सोल्यूशन ऑफ इथाइल आयोडाइड इज ट्रीटेड विद सोडियम टू फॉर्म। एथिल सोल्यूशन मतलब होता है इसमें एथेन दे रखा है हमारा, क्या एथिल सोल्यूशन में क्या है, एथेन दे रखा है, जो कि एक इथेन दे रखा है CH3 जो कि क्या हो रहा है, एक ट्रीट कर रहा है किसके साथ, C2H5 आयोडाइड के साथ, और इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम। तो क्या बनाएगा, तो ये हमारी कौन सी रिएक्शन है, ये हमारी है वुर्ज रिएक्शन।
वुड्स रिएक्शन। और वुड्स रिएक्शन क्या होती है, इवन नंबर ऑफ कार्बन बनाती है, क्या नाम बनाती है, इवन नंबर ऑफ कार्बन चेंज बनाती है। तो हम क्या करते हैं कि CH3 इसको CH3 मिरर इमेज बन जाती है इसमें, CH3 CH2 और CH2 और CH3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन मैथ एथ प्रोप ब्यूट। तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा ब्यूटेन, और जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्यूटेन। द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन ऑफ प्रोपीन विद HOCl Cl2 प्लस H2O के साथ रिएक्शन कर रही है, विल प्रोसीड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरमीडिएट। मतलब इसमें इंटरमीडिएट हमारा क्या बनेगा, जब हम प्रोपीन को रिएक्ट कराते हैं मैथ एथ प्रोपीन, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ HOCl, तो जो हमारा इंटरमीडिएट बनता है वो बनता है H3CH2 और Cl। ये हमारा क्या बनता है, इंटरमीडिएट बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन आइसोमर एक्स विद जनरल फॉर्मूला C6H14 ऑन रेडिकल मोनोक्लोरिनेशन विद 2 आइसोमर, द IUPAC नॉर्म ऑफ द एक्स। एक हमें फॉर्मूला दे रखा है C6H14, और जो कि बनाने में 2 क्लोरीन ऐड करने पे क्या बनता है, हमारा 2 आइसोमर बनता है। तो इसका नाम बताना है हमें। तो सबसे पहले हेक्सेन देखते हैं हम। हेक्सेन का फॉर्मूला क्या होता है, मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेल। तो यहाँ पे क्लोरीन कौन कौन सी जगह ऐड हो सकती हैं, तो क्लोरीन एक तो हमारी यहाँ ऐड हो सकती है, और एक हमारी यहाँ ऐड हो सकती है, और एक हमारी क्या ऐड हो सकती है, एक हो सकती है यहाँ पर ऐड। तो इसमें कितने मोनोक्लोरेटेड फॉर्म बनेंगे, 2, इसमें बन जाएंगे 3। हेक्सेन में कितने बन जाएंगे, 3 मोनोक्लोरेटेड आइसोमर बन जाएंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं 2 मिथाइल पेंटेन मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट और 2 मिथाइल CH3। तो इसमें एक बार जो कार्बन है, एक बार जो क्लोरीन है वो कहाँ ऐड हो सकती है, एक बार हो सकती है यहाँ पर, और एक बार हो सकती है यहाँ पर, एक बार यहाँ पर 3, और एक बार यहाँ पर, और एक बार यहाँ पर। मतलब जब हम क्लोरीन को ऐड कर देंगे तो 5 प्रोडक्ट हमें मिलते हैं अलग अलग नेम से। तो इसका नाम क्यों, यहाँ से हमें कितने मिलते हैं, 5 मिलते हैं। मोनोक्लोरेटेड जो आइसोमर होते हैं वो कितने मिलते हैं, 5 हमें, और हमें बताने कितने हैं, 2। अब हम थर्ड वाले देखते हैं, ब्यूटेन मैथ एथ प्रोप ब्यूट 2 3 मिथाइल डाई मिथाइल। अब हम देखते हैं यहाँ पे कितनी बार ऐड हो सकता है, एक तो यहाँ पर ऐड हो सकता है और एक यहाँ पर ऐड हो सकता है, ठीक है, नहीं यहाँ पर नहीं, ये कारण, और एक यहाँ पर ऐड हो सकता है। तो यहाँ पे कितने मिलते हैं, 2 मोनोक्लोरेटेड आइसोमर मिलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो इसका आंसर क्या मिलता है, करेक्ट सी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ग्रीन हाउस गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन और वेपर प्रेशर, वाटर वेपर। तो इसका आंसर होता है ऑप्शन बी, दैट इज मोनोऑक्साइड इज नॉट ग्रीन हाउस गैस। अब कोई मुझे बच्चा कमेंट में बता सकता है कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और वाटर वेपर का परसेंटेज कितना होता है हमारे ग्रीन हाउस गैस में, जो कि हमारी क्लास 12 के एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। इतने ही क्वेश्चन अभी तक 11th क्लास में आए हुए हैं, मतलब ज़्यादा क्वेश्चंस अभी तक नर्सिंग एग्जाम में 11 से नहीं पूछता है, और वो भी ज़्यादातर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हाइड्रोकार्बन से पूछे गए हैं, ज़्यादा फिजिकल केमिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। अब हम करते हैं 12th क्लास के क्वेश्चंस। अब हम स्टार्ट करते हैं 12th क्लास, जिसमें पहला क्वेश्चन है, सिल्वर मेटल क्रिस्टलाइज इन अ क्यूबिक क्लोज पैक अरेंजमेंट विद द एज ऑफ यूनिट सेल। इसमें जो यूनिट सेल है वो FCC है।
हैविंग अ लेंथ डी, जो इसमें एच लेंथ दे रखी है वो डी 407 पिकोमीटर दे रखी है, रेडियस बतानी है। तो हमें मालूम है कि जो एफसीसी होता है, हमें पहले गिवन क्या है, गिवन है हमारा इसमें क्या गिवन है, एज लेंथ गिवन है, 2 मिनट, इसमें हमें गिवन क्या है, गिवन हमें है एज लेंथ, एज लेंथ हमें कितनी दे रखी है 407 पिकोमीटर, ठीक है। और हमें जब मालूम है कि जो एफसीसी होता है, मैंने इसमें मेंशन किया, एफसीसी में जो डायमीटर और जो रेडियस होता है उसका जो फॉर्मूला बनता है वो होता है 2√2 और आर, इतना होता है। और हमें निकालना क्या, रेडियस निकालनी है। और हमें क्या दे रखी है, एज लेंथ, एज लेंथ हमें कितनी दे रखी है, डी दे रखी है 407, तो एज लेंथ इज इक्वल टू कितना होता है 2√r, और हमें निकालनी क्या है, रेडियस, तो r इज इक्वल टू डी अपॉन 2√2 हो जाएगा। और हमें जो एज लेंथ दे रखी है वो कितनी दे रखी है 407, और हमें आंसर भी किसमें चाहिए, पिकोमीटर में, तो 2√2 407 अपॉन 2 इंटू, और अंडर रूट की वैल्यू कितनी होती है 1.414। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर जो निकल के आता है रेडियस का, और वो जो कि पिकोमीटर में निकल के आता है वो कितना आता है हमारा 144 पिकोमीटर, 144 पिकोमीटर, 144 पिकोमीटर निकल के आता है इसका आंसर। तो हम देखते हैं आंसर सी। समझ में आ गया, जो एफसीसी होती है उसमें एज लेंथ और रेडियस में रिलेशंस क्या होता है, एज लेंथ इज इक्वल टू 2√r होता है हमारा, और हमें निकालनी क्या है, रेडियस, रेडियस क्या होती है इतनी, और एज लेंथ अपॉन 2√2 इंटू, और हमें एज लेंथ दे रखी है तो इससे हम रेडियस निकाल लेते हैं। अब सोल्यूशन में पहला क्वेश्चन है, इसको मैं स्किप करती हूँ और बाद में कराऊंगी इसको। और इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, KF फॉर वाटर इज 1.86 kilogram mole minus given. If your automobile radiator holds 1.2 kilogram of water, how many gram of ethylene glycol must you add it to get the freezing point of solution lower to minus के 2.8 डिग्री सेल्सियस। तो हमें क्या दे रखा है, पहले तो हमें दे रखा है KF दे रखा है, फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट दे रखा है, वो कितना दे रखा है 1.86, और हमें क्या दे रखा है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट दे दिया हमें, और मास ऑफ वाटर दे रखा है, मास ऑफ वाटर वो कितना दे रखा है 1 किलोग्राम, और फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन दे रखा है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन वो कितना दे रखा है हमारा डेल्टा टी एफ, जिसको हम कहते हैं डेल्टा टी एफ, कितना दे रखा है 28 डिग्री सेल्सियस है। और हम मोलर मास निकालें इथाइलिन ग्लाइकोल का, मोलर मास इथाइलिन C2H6 और O2 कितना आता है हमारा 62.07 मोल, ग्राम पर मोल निकल के आता है मोलर मास। अब हमें निकालना क्या, ये सब हमें दे रखा है, और हमें निकालना क्या, हमें निकालना है ग्राम, निकालना है मास, निकालना है किसका, इथाइलिन ग्लाइकोल का। तो हमें मालूम है कि फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम होता है डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मास अपॉन मोलर मास इंटू मास ऑफ सल्यूट, मास ऑफ सल्यूट इन किलोग्राम रखते हैं, मास ऑफ सल्यूट किस में रखते हैं हम, किलोग्राम में। अब हमें क्या हमें निकालना है मास, तो हम इसको क्या कर लेंगे, सब्सटीट्यूट कर लेंगे। तो हम मास क्या निकालना है, मास, तो हम क्या करेंगे, मास निकालने के लिए इसको यहाँ ले आएंगे, और डेल्टा टी एफ इंटू मोलर मास इंटू मास ऑफ सल्यूट अपॉन के एफ, ठीक है। डेल्टा टी एफ की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 28 डिग्री सेल्सियस इंटू मोलर मास हमें निकाल के आया, कितना निकल के आया था 62.07 इंटू 1, और के एफ की वैल्यू कितनी निकल के आई है हमारी, के एफ की वैल्यू थी हमारी 1.86। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर निकल के आता है 93 ग्राम, जो हमारी मोलर मास है उसकी वैल्यू कितनी निकल के आती है 93 ग्राम। तो सो डैट इसका आंसर कितना हो जाता है 93 ग्राम। इसी तरह से हमारे सोल्यूशन तक के क्वेश्चंस को कंप्लीट करा चुकी हूँ मैं, बस ये क्वेश्चंस रह गया, इसको मैं बाद में कंप्लीट कराती हूँ।
इसके बाद हम करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और आगे के बचे चैप्टर्स। और आपको इसका PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल क्यूरेटिव फिजियो पे जाके आप इसका जो PDF पेपर है इसको ले सकते हैं। और अगर आपको कोई भी क्यूरी हो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, या कोई भी क्वेश्चंस वगैरह प्रॉब्लम आ रही हो तो मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।